हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बीएफएम के यूनिट 8 के टॉपिक को, जो कि बेस्ड है रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हमें क्या क्या समझना है, आइए ज़रा एक बार उसका नटसेल में देख लेते हैं, फिर हम लोग टॉपिक को शुरुआत करते हैं। यदि आपने हमारे इससे पहले के वीडियो लेसन को नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, उसे जाकर एक बार आप देखें। चलिए दोस्तों, देखिए इसमें हमें हमारा जो टॉपिक है, जो कि हमें समझना है इसमें, वो पहला है हमारा रिस्क, कैपिटल एंड रिटर्न। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज रिस्क, कैपिटल और रिटर्न, दोनों में क्या रिलेशन है। रिस्क, कैपिटल और रिटर्न में क्या रिलेशन है, हम लोग एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें समझना है कि पहले तो रिस्क समझना है, रिस्क होता क्या है। रिस्क समझने के बाद हम लोग रिस्क, कैपिटल और रिटर्न में अंतर समझेंगे, और फिर दोनों में क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए और रिस्क मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट के क्या है। तो बेसिकली ये टॉपिक का नाम ही है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग इस टॉपिक से समझने वाले हैं। चलिए, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि है अपना रिस्क। तो रिस्क होता क्या है दोस्तों, रिस्क को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो रिस्क को डिफाइन किया जाता है एक तरह का अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, रिस्क बेसिकली क्या है, रिस्क एक तरह का अनसर्टेनिटीज़ है जिसके कारण हमारा एडवर्स आउटकम आता है। ठीक है, अब जो एडवर्स आउटकम होता है दोस्तों, वो किसके रिलेशन में है, तो जो हमारा प्लान्ड ऑब्जेक्टिव था या जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, उसके रिस्पेक्ट में हमारा एडवर्स आउटकम आ रहा है। तो इस अनसर्टेनिटी को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। ठीक है, तो रिस्क बेसिकली एक ऐसा अनसर्टेनिटीज़ है जिसके कारण हमारा एडवर्स आउटकम आता है, और आउटकम एडवर्स इस रूप में रहता है कि जो भी हमारा प्लान्ड ऑब्जेक्टिव है या जो भी हमारा प्लान्ड एक्सपेक्टेशन है, उसके रिस्पेक्ट में हमारा एडवर्स आउटकम आता है। तो ये है हमारा रिस्क की डेफिनेशन। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिस्क। अब दोस्तों, रिस्क में एक टाइप आता है जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। सो फाइनेंशियल रिस्क को कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ डू वी डिफाइन फाइनेंशियल रिस्क। तो हम लोग रिस्क तो समझ गए, रिस्क बेसिकली अनसर्टेनिटीज़ है। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिस्क जिसमें अनसर्टेनिटीज जो हो रहा है ना, वो किसके कारण हो रहा है, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके एडवर्स वेरिएशन के कारण हो रहा है। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लीजिए कि जो भी प्रॉफिट है वो एडवर्सली वेरी कर रहा है, तो उस केस में हमारा फाइनेंशियल रिस्क आता है। या आपको आउटराइट लॉस ही हो रहा है। ठीक है, तो या तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी में एडवर्स वेरिएशन हो या आउटराइट लॉस हो, इन दोनों केस में हमारा कैसा रिस्क आता है, इन दोनों केस में हमारा फाइनेंशियल रिस्क आता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर क्लियर रखना जरूरी है कि रिस्क क्या है और फाइनेंशियल रिस्क क्या है। अब दोस्तों देखिए, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इन अनसर्टेनिटीज़ का। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं दोस्तों, तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, एक हम एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल विच विल मेक यू क्लियर एवरी कंसेप्ट। सो लेट अस कंसीडर ट्रेडिंग बिजनेस। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों ट्रेडिंग बिजनेस की। तो दोस्तों ट्रेडिंग बिजनेस, यदि ये हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है, तो इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर हमारा है कैश इनफ्लो। क्या है दोस्तों, इसके अंदर है हमारा कैश इनफ्लो। और दोस्तों ट्रेडिंग बिजनेस में क्या है, कैश आउटफ्लो। अब आप ये पूछेंगे कि कैश इनफ्लो किन किन माध्यम से है। ठीक है, तो दोस्तों कैश इनफ्लो आपका हो सकता है, कैश कैसे आ सकता है दोस्तों, तो आप सेल करेंगे। ठीक है, आपका जो सेल प्राइस है, कुछ फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ। एक सेल प्राइस हो गया, एक आप ले लो सेल वॉल्यूम ले लो। ठीक है, तो ये इन सभी आप यदि सेल करेंगे तो आपको पैसा आएगा ना। ठीक है, तो दोस्तों ये सेल आपका इन ये क्या बोलते हैं, आपका सेल वॉल्यूम और सेल प्राइस। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, कैश इनफ्लो से रिलेटेड है। और यदि हम कैश आउटफ्लो की बात करें, तो आप कुछ परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करेंगे तो आपसे कैश जाएगा ही ना। परचेज हुआ या आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ, है ना, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ। ठीक है, यानी तो आप मान लो कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हुआ, तो ये सभी के सभी हमारे कैश आउटफ्लो में आते हैं। अब मान लीजिए कि ये सब कैश सेल प्राइस में या सेल वॉल्यूम में कोई अनसर्टेनिटी आ जाए। ठीक है, मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा हो जाए जिस कारण से आपका क्या हो कि कैश इनफ्लो में अनसर्टेनिटी आ गया, मतलब सेल प्राइस सडनली बढ़ गया, मान लीजिए सेल वॉल्यूम बढ़ गया, ताकि आप तो ये हो सकता है ना, अनसर्टेनिटी तो आ ही सकता है। तो यदि आपका ये जो फैक्टर्स है, सेल प्राइस या सेल वॉल्यूम, इसमें अनसर्टेनिटी आएगा, तो कैश इनफ्लो में क्या आएगा, कैश इनफ्लो में भी तो अनसर्टेनिटी आएगा। हम लोग रिस्क को समझ रहे हैं ना, तो कैश इनफ्लो में भी अनसर्टेनिटी आएगा। अब मान लीजिए कि आपका परचेज प्राइस भी बढ़ जाए या घट जाए, इसमें भी कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, तो इसके कारण क्या होगा कि कैश आउटफ्लो में भी आपका अनसर्टेनिटी आ जाएगा, आएगा ना। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं कि दोस्तों जैसे मान लीजिए इंसान ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों का दोनों फैक्टर जो है बढ़ गया।
ठीक है। तो ये यदि बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि आपका जो है आपका प्रॉफिट, आप खुद सोचिए ना कि यदि सेल वॉल्यूम या सेल प्राइस आपका बढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, होगा ना, प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि ये घट जाए तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके कारण, इन सभी फैक्टर के चेंज होने के कारण हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे या लॉस पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो यही तो है हमारा फाइनेंशियल रिस्क, समझ में है आपको। तो यहाँ पे रिस्क, बिजनेस में रिस्क वहाँ पे है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है। अब आप देखिए तो यहाँ पे सेल प्राइस या सेल वॉल्यूम यदि घट जाता है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, घट जाता है ना, क्योंकि हमें कमी प्राइस मिलेगा, हम जो अपना सामान बेचेंगे तो हमें कमी प्राइस मिलेगा। हम जो ट्रेडिंग बिजनेस करेंगे, ट्रेड जो करेंगे, शेयर मान लीजिए अपना शेयर बेचेंगे तो हमें कमी प्राइस मिलेगा। ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो भी फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं अनसर्टेनिटीज़ को क्रिएट करने में, कैश आउटफ्लो में या इनफ्लो में, इसे कहते हैं रिस्क एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कौन से फैक्टर्स हैं, यहाँ पे सेल प्राइस हुआ, सेल वॉल्यूम हुआ, परचेज प्राइस हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ, ऑल दीज आर फैक्टर्स एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को क्रिएट करने में इन सभी फैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे रिस्क एलिमेंट्स। तो इसके लिए नाम रखा गया है क्या, रिस्क एलिमेंट्स। तो देखिए ट्रेडिंग बिजनेस के केस में रिस्क एलिमेंट्स, कैश इनफ्लो के केस में सेल वॉल्यूम और सेल प्राइस है। और यदि हम बात करें कैश आउटफ्लो की, तो कैश आउटफ्लो के केस में जो रिस्क एलिमेंट है वो परचेज प्राइस और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों अब देखिए होता क्या है, कोई भी अनसर्टेनिटी आएगा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कहाँ पे, वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो। अब दोस्तों आप एक चीज़ बताइए, यहाँ से लॉजिकली सोचिए, ये क्या है हमारा, मैं इसे इरेज करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। मैं इसको फिर से बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इनफ्लो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, आप ऐसे समझिए कि कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए एक टर्म रखा गया है, उसके लिए जो टर्म रखा गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो फॉर दैट टर्म्स इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विच इज कॉल्ड वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो, मतलब कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। इसका देखिए इसे हम लोग कहते हैं नेट कैश फ्लो, वेरिएशन नहीं, सॉरी, इसमें क्या कहेंगे हम लोग, इसे वेरिएशन वर्ड हटा देते हैं। देखिए कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो को हम बोलेंगे नेट कैश फ्लो। ठीक है, दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो। मैं फिर से लिख देता हूँ, नेट कैश फ्लो। अब आप ये बताइए कि यदि इसमें कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, मतलब इसमें कोई वेरिएशन आ जाए, इसमें कोई वेरिएशन आ जाए, क्यों वेरिएशन आए मैंने आपको समझा दिया कि ये सब फैक्टर्स के चेंज के कारण इसमें वेरिएशन आएगा और ये सब फैक्टर के चेंज के कारण इसमें वेरिएशन आएगा। तो इसमें कोई वेरिएशन आए, इसमें कोई वेरिएशन आए, तो नेट कैश फ्लो भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा ना। तो आप समझ रहे हैं कि इफेक्ट क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है दोस्तों, इफेक्ट ये हो रहा है इन अनसर्टेनिटी के कारण कि हमारा नेट कैश फ्लो वेरी कर रहा है। समझ में आया आपको, अनसर्टेनिटी हुआ किसमें, रिस्क एलिमेंट में, रिस्क एलिमेंट में अनसर्टेनिटी हुआ तो उसका इम्पैक्ट पड़ा कैश फ्लो पे, कैश फ्लो भी हमारा वेरी होने लगा। अब दोस्तों वेरिएशन दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है फेवरेबल वेरिएशन हो या एक हो सकता है अनफेवरेबल वेरिएशन हो। ये जो अनफेवरेबल वेरिएशन है उसके कारण आता है हमारा रिस्क। समझ में आया, ये जो अनफेवरेबल वेरिएशन है वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिस्क के लिए। तो मान लीजिए कि जो नेट कैश फ्लो है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये वेरिएशन जो मैं आपको बताया कि अनफेवरेबल वेरिएशन को रिस्क कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ऐसा कोई बिजनेस हो जहाँ पे हायर नेट कैश फ्लो वेरिएशन हो, मतलब ये जो वेरिएशन हो ना बहुत ज़्यादा हो, तो इसके कारण क्या होगा पता है, उसके कारण हायर रिस्क होगा। उसके कारण क्या होगा दोस्तों, हायर रिस्क होगा। तो वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो यदि हायर होगा, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, देखिए मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों इस चीज़ को अच्छे से। यहाँ से तो क्लियर हो गया कि अनसर्टेनिटी में चेंज होने के कारण हमारा नेट कैश फ्लो वेरी करेगा। अब यदि हम बात करें वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो, यदि बात करें वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो की, तो दोस्तों उसमें दो केस हो सकता है। ठीक है, दो केस कैसे हो सकता है कि देखिए ऐसे समझिए, एक तो हो सकता है हमारा कि ज़्यादा वेरिएशन हो, हायर वेरिएशन हो, और एक हो सकता है हमारा कि वेरिएशन हमारा कम हो। वेरिएशन तो है दोनों केस में, लेकिन एक में ज़्यादा वेरिएशन है और एक में कम वेरिएशन है। अब हायर वेरिएशन में देखिए क्या हो सकता है कि, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हायर आपका, हाँ, हायर वेरिएशन में क्या होगा कि यदि मान लीजिए कि आपका फेवरेबल वेरिएशन हुआ, क्या हुआ, फेवरेबल वेरिएशन, तो उसी कारण क्या होगा, आपका हायर प्रॉफिट होगा। और यदि आपका अनफेवरेबल वेरिएशन हो या एडवर्स वेरिएशन बोलते हैं इसे हम लोग, तो उसके कारण क्या होगा,
हायर लॉस होगा। और यदि मान लीजिए हम लोअर वेरिएशन की बात करें तो लोअर वेरिएशन में आपका यदि फेवरेबल वेरिएशन होगा तो उस केस में आपका लोअर प्रॉफिट होगा, और यदि एडवर्स वेरिएशन है तो उस केस में आपका क्या होगा, लो लॉस होगा। समझ में है आपको? तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ कि कोई भी बिजनेस हो इसमें हायर नेट कैश फ्लो होगा, यहाँ पे हायर रिस्क होगा। जैसे आपका एग्जांपल लीजिए आरडी या एफडी, रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। तो इस केस में आप क्या देखते हैं कि हमारा कैश फ्लो स्मॉल है, स्मॉलर कैश फ्लो है, ठीक है। लेकिन आप यदि म्यूचुअल फंड की बात कीजिए तो म्यूचुअल फंड की यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो उस केस में क्या है दोस्तों, उस केस में हमारा म्यूचुअल फंड की यदि हम बात करें तो उस केस में हमारा जो कैश फ्लो है वो क्या होता है, हायर होता है, ठीक है। सो म्यूचुअल फंड में हायर कैश फ्लो है और आरडी एफडी में क्या है, हमारा लोअर कैश फ्लो है, ठीक है, स्मॉलर कैश फ्लो है। अब दोस्तों एक और रिस्क इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इसे होता है जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट। ये भी तो हो सकता है दोस्तों वेरिएशन हो ही नहीं कैश फ्लो में। अब आप एक केस बताइए जहाँ कैश फ्लो में वेरिएशन है ही नहीं, तो कैश फ्लो में यदि वेरिएशन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ना ही इनफ्लो हो रहा, इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर है, समझ रहे हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर है। तो दोस्तों जहाँ पे कैश फ्लो में वेरिएशन नहीं है ना, तो वहाँ पे हम लोग फ्यूचर को 100% प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा फ्यूचर कैश फ्लो कैसा रहेगा। और इसका एग्जांपल है दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। आप बताइए ना, यदि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों उस केस में आपको तो पता है कि हमें कितना मिलेगा 10 साल बाद या 5 साल बाद, जब भी उसका मैच्योरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वेरिएशन ही नहीं है कैश फ्लो में, और ये हमारा जीरो रिस्क है। तो ये सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा कैश फ्लो में उतना ज़्यादा हायर रिस्क होगा, हमने देखा है। और यहाँ वेरिएशन है ही नहीं तो कोई रिस्क ही नहीं होगा, और रिस्क नहीं होगा तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। आप म्यूचुअल फंड की बात कीजिए तो दोस्तों म्यूचुअल फंड जो है आपका उसमें वेरिएशन है, उसमें कैश फ्लो में वेरिएशन है, ऑल्दो लो वेरिएशन है लेकिन है वेरिएशन उसमें। और शेयर मार्केट तो आपको पता ही है, स्टॉक्स में हायर वेरिएशन है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है कि हमें उससे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। तो अब देखिए, चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया, रिस्क क्या होता है हमने समझ लिया, रिस्क के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये भी हमने समझ लिया, और रिस्क एलिमेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे रिस्क एराइज होता है ये हमने समझ लिया। इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है अपना रिस्क, कैपिटल एंड रिटर्न्स। आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिस्क और कैपिटल के बीच में क्या रिलेशन है, रिस्क और कैपिटल के बीच में क्या रिलेशन है। तो एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे दोस्तों, चीज़ें आपको क्लियर होते चलेंगी। तो देखिए दोस्तों, अब आप एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रिस्क और कैपिटल में क्या 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 रिलेशन है। देखिए ऐसा है, एक चीज़ से क्लियर होगा दोस्तों। यदि मान लीजिए कि नेट कैश फ्लो में हायर वेरिएशन हो रहा है, इसके कारण क्या होगा, हायर रिस्क होगा बिजनेस में। तो हायर रिस्क यदि बिजनेस में है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको कैपिटल एक कुशन की तरह काम करेगा। कैपिटल होता क्या है कि कैपिटल एक कुशन की तरह काम करता है। कुशन किस रूप में, कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि हाँ हायर रिस्क है इस पार्टिकुलर बिजनेस में, तो हम क्या करेंगे, पहले से ही कैपिटल अपना ज़्यादा रखेंगे ना, ताकि एडवर्स सिचुएशन आए तो कैपिटल को हम लोग कुशन के रूप में यूज कर सके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। सो याद रखिएगा, कैपिटल एक्ट लाइक अ कुशन टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ रिस्क। तो कैपिटल को हम लोग कुशन की तरह यूज करेंगे, लेकिन सिंपल सी बात है ना कि जिस केसेस में, जिस बिजनेसेस में हायर नेट कैश फ्लो है तो उस केस में क्या होगा, हायर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। और जिस केस में आपका कैश फ्लो का वेरिएशन लो होगा उस केस में लेसर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कम कैपिटल में ही आप बिजनेस को सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन यदि हायर वेरिएशन है तो हायर कैपिटल चाहिए। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना। तो रिस्क और कैपिटल में क्या रिलेशन है आप बताइए। तो सिंपल सी बात है, हायर रिस्क हायर कैपिटल, लोअर रिस्क लोअर कैपिटल चीज़ें। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है आपका रिस्क और रिटर्न के बीच में रिलेशन। हमने रिस्क और कैपिटल को रिलेट कर लिया, अब रिलेट करते हैं रिस्क और रिटर्न को। दोस्तों रिस्क और रिटर्न को रिलेट करने के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसे कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, दैट इज कॉल्ड RAROC। RAROC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। तो RAROC जो है एक बेसिस है जिसके थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं। अब आप मान लीजिए कि हमारे सामने दो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, दो इन्वेस्टमेंट है सिमिलर कैश फ्लो का, ठीक है। अब मुझे ये कंपेयर करना है, ये कौन सा हमारे लिए बेटर है, कौन सा हमें ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि कैश फ्लो का दोनों का सिमिलर है, ठीक है। तो इसको हम डिसाइड करने के लिए दोस्तों हम लोग RAROC का यूज करते हैं। वी यूज़ द टर्म RAROC। अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ दोस्तों। कोई भी इन्वेस्टर है वो ज़्यादा मनी डिमांड कर रहा है इन्वेस्ट करने के लिए हायर रिस्क अपॉर्चुनिटी में, ऑब्वियस सी बात है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ICICI और SBI दो बैंक है, तो वो ये बोल रहा है कि तुम ICICI में इन्वेस्ट करो SBI को छोड़कर।
तो ये जो एडिशनल एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसे कहते हैं रिस्क प्रीमियम। यदि हम ICICI में इन्वेस्ट करेंगे कंपेयर टू SBI तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो ये जो एडिशनल एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, उसका नाम दिया गया है क्या, रिस्क प्रीमियम। चीज़ आपको क्लियर हो रही है। तो दो चीज़ हैं, एक है RAROC और एक है रिस्क प्रीमियम। तो दोस्तों ये चीज़ समझिए, रिटर्न नेट ऑफ रिस्क प्रीमियम इज कॉल्ड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। अब ये RAROC क्या है दोस्तों, तो रिस्क प्रीमियम आपने समझ लिया। इस रिस्क प्रीमियम का जो नेट रिटर्न होता है उसे कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। सो द डिफरेंस बिटवीन रिस्क कैपिटल एंड RAROC इज दैट रिस्क कैपिटल RAROC इज द नेट रिटर्न ऑफ रिस्क प्रीमियम। ठीक है, अब देखिए रिस्क, कोई भी बिजनेस है उसमें रिटर्न कैसे लाते हैं। रिटर्न लाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें कि जो भी रिस्क है उसको नेट आउट करना पड़ता है। अब देखिए दो केस मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। लेट मी टेल यू टू केस। तो दोस्तों दो केस हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि RAROC जो है आपका रिस्क प्रीमियम से ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। RAROC जो है दोस्तों रिस्क प्रीमियम से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा शेयर प्राइस जो है बढ़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और यदि RAROC हमारा रिस्क प्रीमियम से कम है तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी किसी बिजनेस को मैनेज करने में जो की ड्राइवर होता है वो है इन्हांसमेंट इन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा RAROC बढ़े। जितना ज़्यादा से ज़्यादा RAROC होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टर को रिवार्ड मिलेगा और वो प्रेफरेबल इन्वेस्टमेंट होगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा, आपके सामने 2-3 इन्वेस्टमेंट दे दिया और तीनों का RAROC दे दिया। आपसे पूछा बताइए कौन सा इन्वेस्टमेंट आप प्रीफर करेंगे, तो आप बोलेंगे कि जिस इन्वेस्टमेंट का हायर RAROC है उसे मैं प्रीफर करूँगा, क्योंकि RAROC जो है की फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या देखिए कि रिस्क और रिटर्न में रिलेशन आपको समझ में आया ना। रिस्क और रिटर्न में रिलेशन के लिए RAROC की रिक्वायरमेंट होती है। हायर द RAROC बेसिकली क्या है, RAROC बेसिकली रिटर्न ही तो है आपका। तो जितना ज़्यादा RAROC होगा वही ज़्यादा प्रेफरेबल इन्वेस्टमेंट होगा। चलिए, तो हमने अभी तक दो चीज़ सीखा कि रिस्क और कैपिटल कैसे रिलेटेड है और रिस्क और रिटर्न कैसे रिलेटेड है। अब जरा तीनों को रिलेट कर लेते हैं, रिस्क को, कैपिटल को और रिटर्न को। अब दोनों जो ऊपर जो दोनों चीज़ हम लोगों ने सीखा है उसको यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, मर्ज कर देते हैं। तो आपका ये भी कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, ऐसा है कि जितना ज़्यादा बिजनेस मॉडल में रिस्क होगा उतना ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन। समझ में, तो तीनों में कैसे रिलेशन है समझ में आ गया आपको कि जितना ज़्यादा बिजनेस मॉडल में रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और उतना ही ज़्यादा रिटर्न का भी एक्सपेक्टेशन होगा। ठीक है, तो यदि हमारा नेट कैश फ्लो ज़्यादा है तो रिस्क क्या होगा, बढ़ेगा। कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। लॉस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, देखिए समझिए आपस में कैसे रिलेटेड है। नेट कैश फ्लो मोर, रिस्क इंक्रीजेज, कैपिटल इंक्रीजेज, और कैपिटल रिस्क बढ़ेगा तो लॉस भी ज़्यादा होने का चांस है। और यदि नेट कैश फ्लो लेस है तो रिस्क घटेगा, रिस्क कम है तो कैपिटल भी कम चाहिए, और कैपिटल कम चाहिए तो लॉस भी हो सकता है कम हो आपका। ठीक है, और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट भी नहीं होगा। जो भी होगा, लॉस बोले चाहे प्रॉफिट बोले आप, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये रिलेशन है। तो नेट कैश फ्लो में और आपका रिस्क में और कैपिटल में क्या रिलेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा रिस्क, समझिए रिस्क लिख लीजिए, कैपिटल लिख लीजिए और यहाँ रिटर्न लिख लीजिए। तो यदि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, तो ये भी घटेगा। चलिए, उसके बाद दोस्तों एक चीज़ समझिए, जो मिनिमम कैपिटल जो बिजनेस को रिक्वायरमेंट होती है वो मैक्सिमम लॉस को कवर कर लेना चाहिए ताकि बैंकरप्सी को हम अवॉइड कर लें। ठीक है ना। देखिए, मेरे कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए किसी बिजनेस को मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए, तो आप बताइएगा कि जो हमारा मैक्सिमम लॉस है ताकि बैंकरप्सी को हम अवॉइड कर सकें उतना मिनिमम कैपिटल चाहिए ही चाहिए। चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं दोस्तों। यदि आपको इस तरह की PDF की रिक्वायरमेंट है जिसमें मैं हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने मैकमिलन बुक से लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, क्योंकि है अपना रिस्क मैनेजमेंट। अब हमने रिस्क समझ लिया, हमने रिस्क, कैपिटल और रिटर्न के बीच में रिलेशन को समझ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। आखिर रिस्क मैनेजमेंट है क्या? तो आप क्या कर रहे हैं कि जो रिस्क का लेवल है उसे कंट्रोल कर रहे हैं टू एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी। जो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो क्षमता है, आप उस रिस्क को कंट्रोल कर रहे हैं उसकी क्षमता के अनुसार
ताकि वो रिस्क को बियर कर सके। यही है रिस्क मैनेजमेंट का एसेंस। रिस्क मैनेजमेंट से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपनी एक रिस्क को सहने की क्षमता है, तो उसकी अपनी कैपेसिटी है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि रिस्क को उस लेवल तक ले आते हैं रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू, ताकि वो रिस्क को सह सके। समझ में आया? चलिए, अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, तो इसमें तो आप रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा उसे मेजर भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, मिटिगेट भी करेंगे, और कॉस्ट ऑफ रिस्क क्या है उसको एस्टिमेट भी करेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, तो आप बताइएगा ये सभी आता है। आपका क्या क्या आता है दोस्तों? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कंट्रोल करना, मिटिगेट करना, एस्टिमेट करना। चलिए, ये सभी के सभी आते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा है हमारा सिस्टम और प्रोसेस, और तीसरा है हमारा स्ट्रेटजी फॉर रिस्क मिटिगेशन। तो आपको पहले ढांचा को देखना है कि क्या स्ट्रक्चर है रिस्क मैनेजमेंट का, उसके मतलब कि कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ये ऑफिस इन्वॉल्व है। उसके बाद दोस्तों हमारा सिस्टम्स आता है। तो सिस्टम या प्रोसेस क्या है, तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को मेजर करना, रिस्क का प्राइसिंग करना, और रिस्क को मॉनिटर और कंट्रोल करना। और लास्ट में आता है दोस्तों क्या स्ट्रेटजी है कि हम रिस्क को मिटिगेट कर सकें। आइए एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हैं। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे गलती से आर छूट गया, इसको लिख दीजिए रिस्क मैनेजमेंट। तो देखिए जो टॉप हायरार्की में आता है दोस्तों वो है BOD। BOD का मतलब क्या हुआ? BOD का मतलब हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद दोस्तों जो आते हैं नेक्स्ट हायरार्की पे वो है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बोर्ड। तीसरे लेवल पे जो आते हैं वो होते हैं कमेटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव, और चौथे लेवल पे जो आते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरेंज द फॉलोइंग इन हायरार्की। आपसे पूछा जा सकता है इन सभी को एक हायरार्की में अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले BOD आएंगे, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कमेटी फॉर बोर्ड आएंगे, फिर कमेटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव आएंगे, और फाइनली आएंगे रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप। चलिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं रिस्क कैसे मैनेज किया जाए। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क को मैनेज करना। वो क्या करता है? वो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है, प्रोसीड्यूर बनाता है, रिस्क लिमिट को कैलकुलेट करता है, रिव्यू मैकेनिज्म को देखता है, और ऑडिटिंग सिस्टम को देखता है। बोर्ड ये भी डिसाइड करता है कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी हमारा कैसा होगा, और अलग अलग लिमिट को भी सेट करता है। तो दोस्तों सिंपल भाषा में बोले कि सारी की सारी जिम्मेवारी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है। जो पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फ्रेम किया उसे हमें इम्प्लीमेंट भी तो करना है। अब हम इम्प्लीमेंट कौन करेगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा लेवल पे जो आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आता है। इसका काम है सुपरवाइज करने का, इसका सुपरविजन एस्पेक्ट दिया गया है। तो ये एक बोर्ड लेवल सब कमेटी होता है, बॉडी लेवल का ये सब कमेटी है। ये गाइडलाइंस देता है रिस्क मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग का, और ये इंश्योर करता है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कन्फर्म टू द पॉलिसी। जो पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सेट किया है, हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही हो। ये कौन देखता है? तो ये देखता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट का जो पॉलिसी है वो प्रोसेस और पॉलिसी आपस में अकॉर्डेंस में है कि नहीं, ये कौन इंश्योर करता है? तो आप जवाब देंगे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इंश्योर करता है, तो जिसका सुपरविजन एस्पेक्ट्स है। चलिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कमेटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव जो थर्ड है हमारा। ठीक है, तो थर्ड है हमारा वो क्या है? कमेटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव। तो सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव में क्या करता है दोस्तों? वो रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है, देखिए सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हमारा जो रिस्क की पॉलिसी है उसको फ्रेम किया। उसके बाद हमारा है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड। ये भी बोर्ड लेवल का ही कमेटी है। ये बस प्रोसेस और पॉलिसी को देखता है कि दोनों में आपका सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं। तीसरा है हमारा सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव का कमेटी, ये इम्प्लीमेंट करवाता है दोस्तों। ये रिस्क को इम्प्लीमेंट करवाता है और बिजनेस पॉलिसी को, ठीक है, इम्प्लीमेंट कराने का काम दिया गया है कमेटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव को। और उसके बाद दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप, ये एनालाइज करेगा, मॉनिटर करेगा और रिपोर्ट करेगा रिस्क प्रोफाइल को सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव की कमेटी को। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप का क्या काम है? रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप का काम है एनालाइज करना, मॉनिटर करना और रिस्क प्रोफाइल को रिपोर्ट करना किसे? सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव के कमेटी को। चलिए, तो दोस्तों ये रहा हमारा डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है रिस्क को आइडेंटिफाई करना। चलिए, रिस्क को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं?
तो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए, तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिस्क को देखते हैं। तो रिस्क को एंटिसिपेट किया जाता है ट्रांजेक्शन लेवल पे और पोर्टफोलियो लेवल पे। तो कौन कौन सा रिस्क को ट्रांजेक्शन लेवल पे करना है और कौन कौन सा रिस्क को पोर्टफोलियो लेवल पे करना है, आइए जरा देखते हैं। तो देखिए जो ट्रांजेक्शन लेवल है, हाँ, तो देखिए ट्रांजेक्शन लेवल पे क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, ये सब ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क है और यूनिट लेवल पे मैनेज किया जाता है। और लिक्विडिटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क को, ये भी ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क है, लेकिन ये मैनेज किया जाता है पोर्टफोलियो लेवल पे। समझ में आया आपको? पूछेगा कि क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क जो है ये हमारा ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क है और ये मैनेज किया जाता है यूनिट लेवल पे। और लिक्विडिटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है ये ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क है, लेकिन इसको मैनेज किया जाता है पोर्टफोलियो लेवल पे। तो ये हमारा दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन का। रिस्क आइडेंटिफिकेशन बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट में। तो पहला स्टेप रिस्क मैनेजमेंट में क्या है कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो बैंकिंग में क्या होता है कि जो भी रिस्क है वो बैंकिंग बुक के कारण आते हैं या ट्रेडिंग बुक के कारण आते हैं। अब बैंकिंग बुक क्या होता है, तो जो भी रिस्क हमारा बैंकिंग एक्टिविटीज़ के कारण आ रहा है उसे हम लोग बैंकिंग बुक में लिखते हैं। जैसे कि एडवांस हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, ठीक है, तो उसे बैंकिंग बुक में लिखते हैं। अब बैंकिंग बुक में कौन कौन सा रिस्क आता है, तो पहला आता है लिक्विडिटी रिस्क, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा बीएफएम का यूनिट है उसमें हम लोग रिस्क की बात करेंगे, डिटेल में देखेंगे लिक्विडिटी रिस्क। और मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, लिक्विडिटी रिस्क में अपना है कि नॉट इनफ कैश। इंटरेस्ट रेट रिस्क भी हमारा बैंकिंग बुक में लिखाता है, इसके अंदर उसको गैप रिस्क, मिसमैच रिस्क भी कहते हैं। क्रेडिट रिस्क में आता है डिफॉल्ट कॉर्पोरेट लोन। ऑपरेशन रिस्क में आता है फ्रॉड होना। और एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क में आता है प्रीपेड लोन और विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट। मतलब आपका जो लोन था आपने पहले प्रीपेमेंट कर दिया, या आपका जो डिपॉजिट था उसको पहले आपने विड्रॉ कर लिया, तो हमारा एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क आता है। तो ये सभी रिस्क जो मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी रिस्क से लेकर एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, ये सभी के सभी हमारे बैंकिंग बुक के पार्ट हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग बुक की। ट्रेडिंग बुक में जो दो रिस्क आता है वो है हमारा मार्केट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क। तो हमने क्या बताया आपको कि जो हमारा बैंकिंग बुक में कुछ रिस्क इन्वॉल्व है और हमारा कुछ ट्रेडिंग बुक में रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये और कौन कौन से रिस्क है वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि रिस्क को कैसे मेज़र किया जाए, हाउ टू मेज़र रिस्क। तो दोस्तों पहले हम लोग सेंसिटिविटी के बेसिस पे मेज़र करेंगे। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, आपका इंटरेस्ट रेट यदि 1% चेंज हो रहा है तो उसके कारण आपका मार्केट वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, इसे ही कहते हैं हम लोग सेंसिटिविटी, ठीक है। मतलब 1% इंटरेस्ट रेट में चेंज होने के कारण मार्केट वैल्यू में जो भी चेंज आएगा वही हमारा सेंसिटिविटी बताता है कि हमारा 1% इंटरेस्ट रेट बदला तो मार्केट वैल्यू कितना बदलेगा, ठीक है। तो दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट गैप है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट गैप जो होता है दोस्तों वो सेंसिटिविटी होता है इंटरेस्ट रेट मार्जिन ऑफ द बैंकिंग बुक, ठीक है। तो दोस्तों सेंसिटिविटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि क्या होता है सेंसिटिविटी। तो जो इंटरेस्ट रेट गैप है वो कहलाता है हमारा इंटरेस्ट रेट मार्जिन का सेंसिटिविटी। और मैंने बताया ना कि इंटरेस्ट रेट गैप जो है बैंकिंग बुक के अंदर आता है, तो इंटरेस्ट रेट मार्जिन का सेंसिटिविटी क्या है, इंटरेस्ट रेट गैप है, ठीक है। अच्छा अब देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं फिर से समझाता हूँ दोस्तों। ये सेंसिटिविटी की हम बात कर रहे हैं तो दो बुक हैं, एक बुक है हमारा बैंकिंग बुक और एक बुक है हमारा ट्रेडिंग बुक, ठीक है। तो बैंकिंग बुक के केस में आप समझिए, बैंकिंग बुक के केस में जो हमारा सेंसिटिविटी मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, वो सेंसिटिविटी कौन मेज़र करता है, वो मेज़र करता है इंटरेस्ट रेट गैप, ठीक है। और ट्रेडिंग बुक के केस में सेंसिटिविटी कौन मेज़र करता है, तो वो है हमारा ड्यूरेशन, ठीक है। समझिए ड्यूरेशन किसके लिए, ट्रेडिंग बुक के लिए, इंटरेस्ट रेट गैप किसके लिए, बैंकिंग बुक के लिए, ठीक है। यही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट गैप इज द सेंसिटिविटी ऑफ इंटरेस्ट रेट मार्जिन बैंकिंग बुक एंड ड्यूरेशन इज द सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रेडिंग बुक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वोलेटिलिटी। जो पहला फैक्टर तो हमने देख लिया सेंसिटिविटी, दूसरा फैक्टर देखते हैं हम लोग वोलेटिलिटी। अच्छा सेंसिटिविटी के बारे में एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, सेंसिटिविटी के जो है ना, सेंसिटिविटी का कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि ये केवल एक ही मार्केट पैरामीटर को लेता है। आप देखिए ना यहाँ पे सेंसिटिविटी को मैंने डिफाइन किया है ना कि यदि आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है 1% तो मार्केट वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, ये केवल एक ही फैक्टर को तो ले रहा है यहाँ पे, लेकिन दूसरे पैरामीटर के इम्पैक्ट को कंसिडर नहीं कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके कारण हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। ये एक बोलता है क्या कि मार्केट वैल्यू जो चेंज हो रहा है केवल इंटरेस्ट रेट के कारण चेंज हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। मार्केट वैल्यू चेंज होगा केवल इंटरेस्ट रेट के कारण, कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जिनके कारण चेंज हो सकता है। तो सेंसिटिविटी उसको लेता ही नहीं है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है।
दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि ये एनालिसिस जो करता है वो प्रिवेलिंग कंडीशन पे करता है, ठीक है। और जैसे ये मार्केट इन्वायरमेंट चेंज होगा तो ये आपका प्रिवेलिंग कंडीशन भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जिससे हम लोग अपने रिस्क को मेज़र करते हैं, वो है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होता है दोस्तों, ये एक कॉमन स्टैटिस्टिकल मेज़र है, या इसे आप क्या मेज़र करते हैं, डिस्पर्सन अराउंड द एवरेज ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल। जैसे आपका अर्निंग हो गया, मार्क टू मार्केट वैल्यू हो गया, लॉसेस ड्यू टू डिफ़ॉल्ट हो गया, इन सभी के चारों बगल डिस्पर्सन कितना है, ये कौन मेज़र करता है, ये मेज़र करता है वोलेटिलिटी, ठीक है। चलिए, तो वोलेटिलिटी के बारे में आपको थोड़ा समझ में आया। अब हम लोग जरा वोलेटिलिटी को, जो स्टैटिस्टिकल वोलेटिलिटी होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें गिवन स्टॉक प्राइस का वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करना है ओवर अ गिवन पीरियड, तो वोलेटिलिटी आपका वीकली हो सकता है या मंथली हो सकता है। मान लीजिए कि आप वीकली वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप वीक के जो स्टॉक प्राइजेस है उसे नोट करेंगे। मान लीजिए आपने नोट किया वीक के स्टॉक प्राइजेस को और आपको मीन प्राइस मिल गया 123.62, तो दोस्तों आपको मीन तो मिल गया। अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। अच्छा, तो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑप्शन, ठीक है, इजिकल टू 82.70, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। ये आपका वीकली स्टॉक वैल्यू से निकाला है। तो वोलेटिलिटी क्या होता है दोस्तों, वोलेटिलिटी बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, वोलेटिलिटी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको वेरिएंस पता है ना, वेरिएंस कितना है, वेरिएंस है दोस्तों 82.70, और ये स्क्वायर रूट होता है, ये क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालना आता है, 270 को मिलेगा 9.09। तो दोस्तों वोलेटिलिटी कुछ नहीं होता है, वोलेटिलिटी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का अंडर रूट होता है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। मैं आपको फिर से यहाँ समझा देता हूँ दोस्तों, आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, क्योंकि वोलेटिलिटी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वोलेटिलिटी ये होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, और यही होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो वोलेटिलिटी, अब मान लीजिए ये तो है वोलेटिलिटी एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है, किसी टाइम हॉरिजन के लिए वोलेटिलिटी निकालना है, तो डेली वोलेटिलिटी लिख लीजिए, इंटू अंडर रूट टी कर लीजिए, इंटू क्या कर लीजिए, अंडर रूट टी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए डेली वोलेटिलिटी है 1.5%, और आपसे पूछा मंथली वोलेटिलिटी निकालने का, तो मंथली वोलेटिलिटी क्या हो जाएगा, डेली वोलेटिलिटी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 30, तो ये मिल जाएगा आपको 8.22, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारा फार्मूला है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, वोलेटिलिटी, यहाँ पे समझिए, वोलेटिलिटी ओवर टाइम ऑरिजन इज इक्वल टू डेली वोलेटिलिटी इंटू अंडर रूट टी। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है अपना वोलेटिलिटी ओवर टाइम ऑरिजन, ये जो टर्म है दोस्तों, ये जो टर्म है वोलेटिलिटी ओवर टाइम ऑरिजन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना टी से। तो टाइम ज़्यादा होगा तो टाइम हॉरिजन का वोलेटिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी इज डायरेक्टली वोलेटिलिटी विल मोर टाइम हॉरिजन इज मोर, टाइम हॉरिजन ज़्यादा है तो वोलेटिलिटी भी क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। तो वोलेटिलिटी का एक फ़ायदा है कि ये अपसाइड पोटेंशियल को भी देखता है और डाउन साइड पोटेंशियल को भी देखता है, ये फ़ायदा है दोस्तों। वोलेटिलिटी कैप्चर्स बोथ अपसाइड पोटेंशियल एज वेल एज डाउन साइड पोटेंशियल। अब दोस्तों जो तीसरा हमारे पास रिस्क मेजरमेंट टेक्निक है वो है डाउन साइड पोटेंशियल। डाउन साइड पोटेंशियल क्या करता है कि ये केवल पॉसिबल लॉस को ही कैप्चर करता है, प्रॉफिट को नहीं देखता है दोस्तों। ये मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करता है रिस्क के कारण, ठीक है। तो ये इसमें डाउन साइड पोटेंशियल के अंदर जो हम लोग रिस्क का कैलकुलेशन करते हैं वो दो कंपोनेंट के बेसिस पे करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको वोलेटिलिटी पूछा जाएगा निकालने के लिए, तो आप निकाल लेंगे। आपके पास दो फॉर्मूला है, मैंने आपको दोनों फॉर्मूला आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए डाउन साइड पोटेंशियल में जो रिस्क कैलकुलेशन होता है वो दो कंपोनेंट क्या है, पहला है पोटेंशियल लॉस और दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, ठीक है। और ये जो डाउन साइड पोटेंशियल का जो मेज़र है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है बैंक्स के द्वारा, एफआईज के द्वारा और आरबीआई के द्वारा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं VAR की। VAR क्या होता है, वैल्यू एट रिस्क, और वैल्यू एट रिस्क क्या है, डाउन साइड रिस्क मेजरमेंट है। तो वैल्यू एट रिस्क जो है आपका एक डाउन साइड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका है। तो डाउन साइड रिस्क मेजरमेंट कौन सा है, VAR, वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। तो ये सबसे आपसे पूछेगा कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट टेक्निक कौन सा है रिस्क का, तो आप बोलेंगे डाउन साइड पोटेंशियल सबसे कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टेक्निक है। क्यों, क्योंकि ये सेंसिटिविटी को, वोलेटिलिटी को इंटीग्रेट करता है विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो डाउन साइड पोटेंशियल याद रखिएगा सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट है हमारे रिस्क का। अब बात करते हैं हम लोग रिस्क प्राइसिंग की।
तो रिस्क प्राइसिंग क्या है? तो रिस्क को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने प्राइस को सेट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पता है पर्सनल लोन है, आपके पास एक प्रोडक्ट है पर्सनल लोन, आप जानते हैं कि पर्सनल लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, ये प्राइस है हमारा। ये प्राइस हाई क्यों है? क्योंकि पर्सनल लोन पे कोई सिक्योरिटी नहीं हम लिए, समझ रहे हैं? पर्सनल लोन का एक प्रोडक्ट है बैंकिंग का, और पर्सनल लोन पे सिक्योरिटी नहीं लिया गया, तो सिक्योरिटी नहीं लिएगा तो रिस्क ज़्यादा है, और रिस्क ज़्यादा है तो कैसे हम लोग उसको कैसे हम लोग कंपेंसेट करेंगे? तो हम क्या करते हैं, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? प्राइसिंग है। तो रिस्क प्राइसिंग किस बेसिस पे होता है? रिस्क प्राइसिंग होता है हमारा कि रिस्क को देखना, आप प्राइस को सेट कैसे करते हैं, रिस्क के बेसिस पे प्राइस को सेट करते हैं। मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया। तो प्राइसिंग किन किन चीज़ों को ध्यान में रखता है वो आप ध्यान रखिए। पहला है कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड। तो जैसे इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं वही तो है कॉस्ट ऑफ फंड। तो कॉस्ट ऑफ फंड यदि ज़्यादा होगा तो हमारा प्राइसिंग भी ज़्यादा होगा। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कि मान लीजिए बैंकिंग ऑपरेशन में जो कॉस्ट लग रहा है उस बेसिस पे भी तो प्राइसिंग करेंगे, एक दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है लॉस प्रोबेबिलिटी। अब बताइए, जिस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ज़्यादा होगा उस केस में प्राइसिंग भी हम ज़्यादा करेंगे, जिस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कम होगा यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन ज़्यादा होगा उस केस में प्राइसिंग हम कम करेंगे। सिंपल सी बात है। तो लॉस प्रोबेबिलिटी भी एक फैक्टर है। उसके बाद दोस्तों जो फैक्टर है वो है हमारा कैपिटल चार्ज। क्या है दोस्तों? कैपिटल चार्ज। तो कैपिटल चार्ज को हम लोग कहते हैं रिटर्न टू इन्वेस्टर। रिटर्न टू इन्वेस्टर, इसको मैं सही से लेता हूँ, रिटर्न टू इन्वेस्टर। तो कैपिटल चार्ज भी एक फैक्टर है रिटर्न टू इन्वेस्टर में। ठीक है, और लास्ट है हमारा प्रॉफिट मार्जिन या रिटर्न ऑन नेटवर्थ। नेटवर्थ पे रिटर्न हो या प्रॉफिट मार्जिन हो, ये भी एक फैक्टर है। तो ऑल दिस फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइसिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 5 फैक्टर्स हैं जो कि प्राइसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस प्रोबेबिलिटी, कैपिटल चार्ज और प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की। नेक्स्ट जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो है रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब रिस्क को कैसे मॉनिटर करना है और उसे कंट्रोल करना है। तो देखिए, किसी भी बिजनेस को मैनेज करने में जो की ड्राइवर है वो है RAROC का एडवांसमेंट। हम क्या चाहते हैं कि हमारा RAROC ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ठीक है, RAROC का फुल फॉर्म पता है आपको? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल को RAROC कहते हैं। तो RAROC को कैसे बढ़ाया जाए, बैंक क्या क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट करती है RAROC को बढ़ाने के लिए? तो पहला है बैंक का रिपोर्टिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा है बैंक का रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सेपरेट होना चाहिए। तीसरा है ऑडिट फ्रिक्वेंटली होना चाहिए। और चौथा है दोस्तों स्ट्रेस टेस्टिंग होना चाहिए। ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो रिस्क को मॉनिटर करने के लिए सबसे बेस्ट जो टूल है वो RAROC टूल है। RAROC को बढ़ाना है तो ये सब मेथड्स को आप बढ़ाइए, तो ये सभी मेथड को अडॉप्ट कीजिए, तो निश्चित रूप से आप रिस्क को अच्छे तरीके से मॉनिटर करेंगे और उसे कंट्रोल करेंगे। जो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है रिस्क मिटिगेशन। रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाए? तो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। पहले इंश्योरेंस लीजिए, कोलैटरल सिक्योरिटी लीजिए, गारंटी लीजिए। ठीक है, तो रिस्क मिटिगेशन में क्या होगा, इस केस में काउंटर पार्टी भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये रिस्क जो है काउंटर पार्टी से भी हमेशा एसोसिएट रहता है। जैसे आप एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप प्रूडेंशियल डेरिवेटिव का यूज़ कीजिए। जैसे हेजिंग है, हेजिंग से क्या कर सकते हैं कि काउंटर पार्टी रिस्क को आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब हेजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप हेजिंग में रिस्क को ट्रांसफ़र कर देते हैं हेज काउंटर पार्टी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जनरली यूज होता है ये। तो जो हेज पार्टी है उसको आप ये क्या करते हैं, उसको आप जो है रिस्क को ट्रांसफ़र कर देते हैं, यही है हेजिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों रिस्क मिटिगेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो रिस्क मिटिगेशन में क्या होता है कि आप डाउनसाइड वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करते हैं नेट कैश फ्लो में। ठीक है, लेकिन इसके कारण क्या होता है, अपसाइड पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, आपका रिड्यूस हो जाता है। तो रिस्क मिटिगेशन से डाउनसाइड पोटेंशियल तो घटता ही घटता है, लेकिन कभी कभी आपका अपसाइड पोटेंशियल भी घट जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ है। ये पूछेगा आपसे कि रिस्क मिटिगेशन का तो एम है कि डाउनसाइड वेरिएबिलिटी को घटाना नेट कैश फ्लो में, लेकिन अपसाइड कभी कभी पोटेंशियल भी क्या हो जाता है साइमल्टेनियसली, वो भी आप क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग रिस्क मिटिगेशन कैसे, एक और प्रोसेस है जिससे हम लोग रिस्क को मिटिगेट करते हैं, वो है हमारा डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो रिस्क। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है कि आपके एसेट के वोलेटिलिटी को घटाता है और ये इंश्योर करता है कि आप रिस्की एसेट को सिक्योरिटाइज किए हुए हैं। और दोस्तों देखिए एक टर्म है कि आपके सामने देखिए बहुत सारा बिजनेस में एग्जांपल लिया हूँ, ABCDE ये सभी अलग अलग बिजनेसेस हैं। उनका यहाँ पे देखिए कैश फ्लो दिया हुआ है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, और टोटल ऐड किया गया है। फिर टोटल मीन निकाला गया है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया है। तो दोस्तों आप क्या कीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन को नंबरेटर में ले लीजिए, मीन को डिनोमिनेटर में ले लीजिए। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन
अपॉन मीन, ये एक रेशियो मिल गया आपको। ये जो रेशियो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का, ये मेज़र है रिस्क को कंपेयर करने का। इससे आप लोग अलग अलग बिजनेस के रिस्क को कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे कंपेयर करना है। वैसे रिस्क, वैसे बिजनेस का कैश फ्लो सिमिलर है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ले लीजिए बिजनेस है, इसके लिए आप ये रेशियो निकालेंगे तो मिलेगा 0.49। फिर ले लीजिए बिजनेस बी के लिए निकालेंगे तो 0.61। तो दोस्तों आप क्या देख सकते हैं कि इस केस में क्या देखिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा ये रेशियो का वैल्यू होगा उतना प्रॉफिटेबल वो बिजनेस है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। तो आप उस केस में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रेशियो है वो अलग अलग केस के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो हाँ, तो आप इस बेसिस पे ये रिस्क को कंपेयर कर सकते हैं। तो ए में कितना है 0.49 है, बी में कितना है 0.61 है, सी में कितना है 0.57 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा ये पार्टिकुलर लेसन। मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझाया कम समय में। होपफुली आपको लेसन पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं अगला वीडियो लाऊंगा दोस्तों इसके MCQs का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।